हेलो एवरीवन, आज इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आज इंडिया सबसे अमीर देश G20 संगठन का प्रेसिडेंट बन चुका है। बट यार, ये G20 है क्या, वर्क कैसे करती है? G20 का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद इंडिया के पास ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी या फिर पावर आ जाएंगी? और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि रशिया G20 से बाहर चली जाए, बट इंडिया और रशिया की दोस्ती तो हम सभी जानते हैं। बट क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है तो हो ना हो फाइनल डिसीजन तो इंडिया का ही होगा। तो क्या इससे इंडिया पे कोई बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? और क्या आप एक बात जानते हैं, G20 के सभी मेंबर्स एक साथ 80% वर्ल्ड के जीडीपी को, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को और 60% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। लेट एक्सप्लोर दिस टॉपिक इन दी टुडेज वीडियो। G20 ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री मोदी का बयान शामिल किया गया। Indian Prime Minister Narendra Modi has officially taken over India's G20 presidency from the Indonesian president. Indian Prime Minister Narendra Modi has officially taken over India's G20 presidency. The handover of the G20 presidency to India. The country will host the summit in September next year in New Delhi. बात है 1997 की, जब एशिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था और बेसिकली ये क्राइसिस को स्टार्ट करने वाला और कोई नहीं, थाईलैंड था। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने थाईलैंड की करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और थाईलैंड की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट साउथ एशिया में भी पड़ा और यहाँ की भी इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगी। पेट्रोल प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और वर्ल्ड एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था। और इसी क्राइसिस को दूर करने के लिए और ये चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, वर्ल्ड के 20 रिच देशों ने G20 की स्थापना की साल 1919 में। उस टाइम पे ये G20 का केवल एक ही पर्पस था, जल्दी से जल्दी वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, डिसीजन मेकिंग में सपोर्टिव रहना और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट होकर वर्क करना। G20 के बनने के बाद चीज़ें कुछ सालों में सुधरी और इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया के ऊपर कि देश के बड़े बड़े लीडर्स ने G20 को रिप्लेस कर दिया G8 से। अगर आप देखो तो G20 किसी देश के पार्लियामेंट जैसा है, जहां देश के लीडर्स किसी एक मुद्दे पे मीटिंग करते हैं और मेजॉरिटी और प्रेसिडेंट के सहयोग से डिसीजन को फाइनल किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो बातें हैं। पहली, G20 की सारी मीटिंग प्रेसिडेंट के देश में होती है और करंट प्रेसिडेंट पिछले प्रेसिडेंट और आने वाले प्रेसिडेंट से मीटिंग करता है और इसके बाद G20 की पॉलिसी और एजेंडा को डिसाइड किया जाता है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट होकर G20 में दो मेन ब्रांचेस काम करती है। फर्स्ट शर्पा ट्रैक, सेकंड फाइनेंस ट्रैक। शर्पा ट्रैक के अंदर वो चीज़ें आती है जैसे कि डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट, एजुकेट, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एंटी करप्शन। और दूसरी तरफ फाइनेंस ट्रैक में ये चीज़ें आती है जैसे कि हेल्थ फाइनेंस, फाइनेंस इंक्लूसिव, सस्टेनेबल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जैसी चीज़ें आती हैं। लास्टली इन सभी इशू को शॉर्ट किया जाता है और फिर इसके बाद सभी कंट्री के लीडर्स वोट करते हैं और वोटिंग के बाद मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है थ्रू साइनिंग अ एग्रीमेंट। अब यार, ये तो था पूरा G20 की वर्किंग, बट अब इस G20 में 6 बेसिक एजेंडा हैं जो कि सभी देशों के प्रेसिडेंट इंडिविजुअल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 6 बेसिक एजेंडा है जेंडर इशू, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, ट्रांजिशन टू डिजिटाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेचुरल डिजास्टर एंड लास्ट डीलिंग विद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बट इंडिया ने इन बेसिक एजेंडा के साथ साथ कुछ अपने एजेंडा को भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में एजेंडा इंक्लूसिव, एम्बिशन, डेसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। और इस G20 में इंडिया का थीम भी सबसे अलग है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोदी जी इस थीम से ये बताना चाहते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, जो कि हमारे भारत के कल्चर और वैल्यू को सभी देशों के सामने दिखाता है। हम लोग वॉर में बिलीव नहीं करते, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वॉर नहीं करते। आने वाले 9 महीने में इंडिया में 200 से भी ज़्यादा मीटिंग होने वाली है इस G20 के रिगार्डिंग, और ये सारी मीटिंग्स भारत के अलग अलग राज्यों में होगी, जिससे कि पूरी दुनिया को भारत की एकता, कल्चर, फूड, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और वैल्यू के बारे में पता चलेगा। और जम्मू एंड कश्मीर में भी मीटिंग्स होगी, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना कुछ जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें बदल गई है।
बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं इन G20 के देशों में आपस में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच, चाइना और जापान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूएस और चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, टर्की और इंडिया के रिश्ते भी ठीक ठाक नहीं हैं, इंडिया और चाइना का हाल तो सभी को पता है। इसी वजह से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंडिया के कुछ देशों से संबंध काफ़ी अच्छे हैं बट उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे कि इंडिया के रशिया और यूएस के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं बट यूएस और रशिया के बीच बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इस चैलेंज का एक ही सॉल्यूशन है, इंडिया को काफ़ी स्मार्टली और बैलेंसिंग मोड में सिचुएशन को हैंडल करना होगा। हाँ, इससे एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो पुअर देश हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और एक और चैलेंज जो कि इंडिया फेस करेगी वो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, और इसको किस तरह से मैनेज किया जाए या सॉल्व किया जाए इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इंडिया कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा? और यही वो मोमेंट है जब इंडिया एक स्टेप आगे आकर अपने आप को ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम बीइंग अ रूल टेकर टू बीइंग अ रूल मेकर। और इंडिया क्या क्या प्लान करेगी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और इसके बाद इंडिया डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।